हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में समझा था कि चेंज कंट्रोल क्या होता है और डेविएशन क्या होता है, तो उसमें मेरे एक दोस्त ने मेरे से कहा कि थोड़ा एग्जांपल देकर भी समझाओ, ख़ास तौर पे चेंज कंट्रोल को, और ज़्यादा बेटर होगा कि बैच साइज चेंज के लिए अगर कोई चेंज कंट्रोल का एग्जांपल देकर समझाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज हम लोग समझेंगे कि चेंज कंट्रोल को कैसे हैंडल किया जाता है विद एन एग्जांपल। अभी मैं आपको बता दूं कि पहले एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूं कि चेंज कंट्रोल जो है एक हमारा QMS का टूल है, जिससे हम लोग किसी भी तरह के होने वाले चेंजेस को या मॉडिफिकेशंस को, अब वो चेंज कैसे हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी कि डिलीशन, और एनी मॉडिफिकेशन, इन तीनों चीज़ों को, वो चाहे कि मेरा किसी प्रोडक्ट के साथ हो, इक्विपमेंट के साथ हो, सिस्टम से हो, फैसिलिटी से हो, डॉक्यूमेंट से हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, इवन पर्सनल हो। पर्सनल का मतलब ह्यूमन से भी, जो मतलब आपके टेक्निकल स्टाफ हैं, अगर उनमें कोई चेंज होता है, उस चीज़ से भी रिलेटेड अगर कुछ होता है तो उसके लिए भी हमें चेंज कंट्रोल लेना होता है। ये किसी भी तरह का हो, चाहे एडिशन हो, मैं कह रहा हूँ कोई नया प्रोडक्ट ऐड हो, चाहे डिलीशन हो, मैं कहूँ कि कोई इक्विपमेंट मैं अपनी फैसिलिटी से हटा रहा हूँ, चाहे मॉडिफिकेशन हो, किसी मशीन में मैं चेंज कर रहा हूँ या मेरी फैसिलिटी मॉडिफाई हो रही है। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया कि चेंज कंट्रोल क्या होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि चेंज कंट्रोल असल में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए जब ख़ास तौर पे मेरा बैच साइज बढ़ रहा हो या बैच साइज में चेंज हो रहा हो। तो अब जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि बैच साइज चेंज के बारे में बताना, तो सबसे पहले हमें समझना होता है बैच क्या है। बैच एक डेफिनिट क्वांटिटी है किसी भी मतलब आप ये समझिए कि एक डेफिनेट क्वांटिटी में बनाया गया कोई प्रोडक्ट हो। जैसे मैं कहूँ कि ये 1,00,000 टैबलेट्स का एक बैच है, यानी कि उस बैच में मैक्सिमम मेरी 1,00,000 टैबलेट्स बन सकती हैं। या मैं कहूँ 100 kg का बैच है, तो 100 kg का मेरा बल्क बन सकता है। ये मेरे एक बैच को डिफ़ाइन करता है। एक ये डेडिकेटेड मतलब एक ख़ास लॉट को दिया गया बैच नंबर है, उसको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो मुझे ये बताता है कि ये बैच किस मंथ में या किस साइट पे कब बना था। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि हमें ये जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो हम परफेक्ट उसी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन पे आ सकते हैं। इसी तरीके से हमने कहा बैच साइज। अब बैच साइज क्या है? एक ये डेफिनेट क्वांटिटी है कि एक बैच कितनी क्वांटिटी में बन सकता है। मैंने कहा 100 किलो या फिर 1,00,000, या मैं कहूँ 500 kg, या इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मेरा बैच साइज और बैच की डेफिनेशन मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दिया। अब मैंने कहा कि अभी मैं बैच साइज चेंज कर रहा हूँ, तो एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि चेंज कंट्रोल में हमें सबसे पहले बताना होगा कि मेरा ये चेंज है किससे रिलेटेड। तो मेरा प्रोडक्ट से रिलेटेड चेंज कंट्रोल है। प्रोडक्ट मान लीजिए ए है। अब मैं उसका डॉक्यूमेंट नंबर बताऊंगा। ये मेरा कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। अब डॉक्यूमेंट नंबर मान लिया हमने इसे X दिया। अब थर्ड थिंग क्या आती है, मुझे ये बताना है कि आखिर चेंज है कैसा। तो मैं लिखूंगा चेंज इन बैच साइज
फोर्थ पे आ जाएगा मेरा चेंज कंट्रोल का नंबर और उसका रेफरेंस डेट। अब चेंज कंट्रोल का नंबर CC स्लैश करके XX स्लैश कुछ भी हो सकता है, या आप ABC कुछ भी दे सकते हैं, अपनी कंपनी पॉलिसी के बेसिस पे होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं देंगे। डेट का रहता है कि आखिर ये चेंज कंट्रोल इनिशिएट कब हुआ है, इनिशिएटर ने किस दिन पे इसे इशू करके अपना प्रोसेस में लिया है, तो वो मेरा कुछ भी हो सकता है। सॉरी XX नहीं डालेंगे, DDYY या DDMM एंड देन 4Y, ये कुछ भी हो सकता है। ये भी डेट का फॉर्मेट है, कंपनी की पॉलिसी के बेसिस पे डिपेंड करता है। फिर मैं आऊँगा सबसे आगे एग्जिस्टिंग में क्या है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मेरे कंपनी में A प्रोडक्ट है जिसका बैच साइज कंसिडर कर लीजिए 1 लाख टैबलेट्स का है। 1 लाख टैबलेट्स ब्रैकेट में 100 किलो का है, यानी कि 100 किलो में मेरे 1 लाख टैबलेट्स बनते हैं। अब मैं प्रपोजल में दूंगा मान लीजिए हमें बैच साइज बढ़ाना है, that A product is to be manufactured with batch size 10 lakh का 10 लाख और 1000 kg। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि मेरा ये बैच साइज बढ़ के आ रहा है। अब इसका मैं जस्टिफिकेशन दूंगा, कुछ भी हो सकता है। मैं देता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, सेकंड इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, थर्ड रिड्यूस्ड प्रोसेस चेंज ओवर। अब वो कैसे होगा समझिए, जहाँ पे मैंने कहा कि मैं 1 लाख या 100 किलो का बैच बनाता हूँ, अब मुझे 10 लाख का बैच बनाना है या 1000 किलो का बैच बनाना है, तो ऑलरेडी जितना मेरे बीच में 10 बैचेज का चेंज ओवर आ रहा था उसको मैंने रिड्यूस करके एक ही कर दिया, तो मेरा जो है ये वाला जस्टिफाई होता है सबसे ईजीली। अब मैंने कहा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो इसके लिए मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा कि कैसे होता है। कि जैसे जब मेरा बैच साइज छोटा रहता है तो उसमें प्रोसेस लॉस ज़्यादा होता है, वेस्टेज ज़्यादा होती है। जब मेरा बैच साइज बढ़ जाएगा तो उसमें प्रोसेस लॉस कम हो जाएगा। इसी तरीके से मैं फिर कहूँ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो मुझे ये बताना होगा कि मेरे पास इतने बैच साइज के लिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और वो जो है इक्विलिब्रियम में है, इक्विवेलेंट है, जिससे कि मैं अभी 1 लाख का बैच साइज बना रहा हूँ उससे। तो अल्टीमेटली मेरा ये जस्टिफिकेशन जस्टिफाई होते हैं। अब हमें फिर आना है, जब मैंने इतना बता दिया तो फिर मैं आऊँगा इस पर अपना सबसे पहले इम्पैक्ट असेसमेंट पे, इम्पैक्ट असेसमेंट और रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले मैं रिस्क असेसमेंट करूँगा। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि इस इंक्रीज इन बैच साइज से मेरे कहाँ कहाँ पे रिस्क जनरेट हो सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा मेरा बल्क यूनिफॉर्मिटी पे, कि क्या मेरा बल्क यूनिफॉर्म रहेगा या नहीं रहेगा। सेकंड आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन पे, कि मुझे अपने डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करना पड़ेगा। थर्ड आ जाएगा मेरे लॉसेस पे,
इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में भी समझेंगे किसी और वीडियो में। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि हम एक रिस्क असेसमेंट करेंगे, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मेरा ये चेंज कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड रिस्क ला सकता है। जब मैंने कहा कि बल्क यूनिफॉर्मिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है, इट मीन्स ये मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन को करूँगा तो मेरे सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है। लॉसेस को करूँगा तो ये मेरे एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट करेगा। रिस्क असेसमेंट के बाद मैं अपने इम्पैक्ट असेसमेंट पे आऊँगा। इम्पैक्ट में मैं क्या क्या बताऊँगा कि अब जो मैंने रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पे इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है, मैं क्या क्या मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने पड़ेंगे, तो मैं बताऊँगा कि इसका वैलिडेशन स्टेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, BMR पे इम्पैक्ट पड़ेगा, BPR पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके उस पर आ सकता है, यानी कि इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये हमें एक एक करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क असेसमेंट। साथ ही साथ मेरे जो प्रैक्टिसेस में डॉक्यूमेंट्स या स्पेसिफिकेशंस हैं उस पर हो सकता है मैं अपने स्पेसिफिकेशंस पे बैच साइज मेंशन करता हूँ, तो मेरे स्पेसिफिकेशंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इस इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद अब क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता चल गया इसका कि मेरे प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस पता चल जाएगा कि मेरा आउटपुट ऑफ इनपुट क्या मिलेगा मुझे, ROI कहते हैं कि इनपुट का मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या वो मुझे प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है। तो अगर वो मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल है तो इसके बाद यहाँ पे हमारे जो HODs होते हैं, जो इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट के HODs होंगे, वो इस चीज़ को इवेलुएट करेंगे। इवेलुएशन बाय HOD, इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट का HOD इवेलुएट करेगा। वो बताएगा कि कहाँ क्या ये मेरा जो चेंज है ये इम्प्लीमेंट करने लायक है भी या नहीं। अब पता चला हमें कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने पड़ेंगे, या इतना उसमें लॉसेस हैं, या इतना उसमें रिस्क जनरेट हो रहा है कि मुझे वो प्रॉफिटेबल नहीं दिखता है, तो वो यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकता है कि नहीं हम इसे प्रोसीड नहीं करेंगे। या हो सकता है उसे लगे कि नहीं मेरा जो है रिजल्ट ऑफ इनपुट जो है वो अच्छा आ रहा है, मेरे कुछ एक रिस्क को देखकर मैं उसके कंट्रोल मेजर्स लेकर अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरा लॉसेस कम हो सकते हैं। तो वो अपना इवैल्यूएशन देगा कि हाँ मैं इस चेंज को इस रीजन से रीजन प्रोवाइड करा के वो कहेगा इट कैन बी प्रोसीडेड, ये चेंज प्रोसीड किया जा सकता है और इट कैन बी कंसिडर्ड फॉर अप्रूवल। इस इवैल्यूएशन के बाद वो बताएगा एक्शन प्लान क्या रहेगा। एक्शन प्लान बताएगा कि वो इस चेंज को आखिर इम्प्लीमेंट करेगा कैसे। इसमें क्या क्या आएगा कि एक्शंस कौन कौन से होंगे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी या प्लस किसकी रहेगी, और एक TCD दी जाएगी, टेंटेटिव डेट दिया जाएगा। पहले मान लीजिए उसने कहा कि BMR रिवाइज, अब A प्रोडक्ट का BMR रिवाइज करना है फॉर इंक्रीज इन बैच साइज। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी में मान लीजिए उसने कहा ये प्रोडक्ट ये पर्सन P है कि पर्सन P की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो इस BMR को रिवाइज करें। TCD उसने मान लीजिए कहा कि विद इन 20 डेज, तो 20 डेज की यहाँ पे वो TCD डाल के एग्जैक्ट डेट डाल के, या यहाँ पे सिंपली वो कह देगा कि 20 डेज आफ्टर अप्रूवल ये मेरा BMR बन जाना चाहिए। इसी तरह वो बताएगा BPR का रहेगा, वो उसमें पर्सन O की हो सकती है। इसी तरह हो सकता है स्पेक्स के लिए कहे, स्पेक्स का वो यहाँ पे मेंशन करेगा QC, उसका बताएगा। वैलिडेशन का देगा तो वैलिडेशंस का वो QA प्लस PD प्लस QC सभी का बताएगा यहाँ पे, और वो इनकी एक TCD दे देगा, टेंटेटिव कंप्लीशन डेट देगा कि ये कब तक हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
इस एक्शन प्लान के बाद अब क्योंकि ये चेंज जो है ये बहुत सारी जगहों पे इम्पेक्ट कर सकता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पे इम्पेक्ट कर सकता है, तो आइडेंटिफाई होगा कि इम्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होंगे। इम्पेक्टेड मेरे स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे, जैसे कि QA आ जाएगा, प्लस प्रोडक्शन रहेगा, प्लस QC रहेगा, प्लस इंजीनियरिंग रहेगा, प्लस RA रहेगा, प्लस कस्टमर होगा, प्लस रेगुलेटरी बॉडी रहेगी। ये वो हैं जो मेरे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। प्लस वेयरहाउस रहेगा। वेयरहाउस को क्यों? क्योंकि उसके पास ही मटेरियल है, उसके पास इतना स्टॉक अवेलेबल रहेगा भी या नहीं, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है कि PPIC है क्योंकि उसने प्लानिंग करनी है। ये एक एक डिपार्टमेंट्स हैं जो कि QMS को कंबाइंडली कंट्रोल करते हैं, QMS को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो इम्पेक्टेड स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब ये एक एक स्टेक होल्डर्स के पास जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए ये मैंने कहा इम्पेक्टेड स्टेक होल्डर्स के पास जब चेंज कंट्रोल जाएगा तो वो अपना कंसर्न का इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए QC वाला कहे कि वो एनालिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, प्लस स्पेक रिवाइज करेगा, या हो सकता है और भी कोई चीज़ें हों जो उसको रिवाइज करनी पड़े। इसी तरह QA वाला कहेगा कि वो वैलिडेशन कराएगा, प्लस वो इंश्योर करेगा कि रिलीज को आफ्टर वैलिडेशन रिपोर्ट ही करेगा, बैच रिलीज। प्रोडक्शन कहेगा उसको अपने कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं या नहीं करने हैं। इंजीनियरिंग बताएगा इक्विपमेंट के बारे में कि इक्विपमेंट की इतनी कैपेसिटी है भी या नहीं है। इसी तरह वेयरहाउस बताएगा अपने स्टॉक के बारे में, अदर डिपार्टमेंट्स अपने अपने उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद जब इतना असेसमेंट हो जाएगा तो ये दोबारा से फिर एक QA असेसमेंट होगा। उसमें ये आइडेंटिफाई होगा कि ये जो चेंज है QA इवैल्यूएशन, ये जो चेंज है किस कैटेगरी में आएगा। कैटेगरी मतलब किस क्लास का रहेगा। माइनर है, मेजर है और क्रिटिकल है। अब क्योंकि ये बैच साइज का चेंज है, ये अब कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब क्योंकि हमने रिस्क असेसमेंट में किया था कि ये ब्लेंड की यूनिफॉर्मिटी, उसके कंटेंट यूनिफॉर्मिटी पे इम्पैक्ट डाल सकता है, इसलिए ये हम मेजर क्लास में देंगे, हमेशा मेजर में या क्रिटिकल में देंगे। इट मीन्स हमें इसको एक प्रॉपर वे में इंश्योर करना है कि हाँ मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इस QA इवैल्यूएशन के बाद हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो चेंज है मुझे रेगुलेटरी बॉडी को भी बताना है या कस्टमर को भी बताना है। इसमें क्या होगा कि मुझे कस्टमर को और रेगुलेटरी बॉडी को इंटीमेट करना है कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है इसका मैं बैच साइज बढ़ा रहा हूँ। रीज़न क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि उनके एरिया में जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके साथ हम क्या चेंज कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने रेगुलेटरी को बताया तो वहाँ पे मुझे वेरिएशन फाइल करना पड़ता है। वेरिएशन की फाइलिंग करनी पड़ती है क्योंकि मुझे पूरे प्रोसेस को अपने डोजियर में इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि मेरा अब जो बैच साइज है वो इतने लाख का या इतने का केजी का हो जाएगा। अब जब मैंने ये चेंज कंट्रोल कस्टमर को या फिर रेगुलेटरी बॉडी को इंटीमेशन के लिए भेज दिया तो मुझे उनके अप्रूवल्स को भी वेट करना पड़ता है। अगर मेरे कस्टमर को हो सकता है वो कहे कि नहीं मुझे 10 लाख का बैच साइज नहीं चाहिए, मेरे पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि मैं 10 लाख का बैच साइज रखूँगा, तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है।
या हो सकता है वो कहे कि ठीक है मुझे ये चेंज एक्सेप्टेबल है, बट आपको मेरे कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ेगा, जैसे कि बैच साइज़ के चेंज के साथ आप मुझे वैलिडेशन की रिपोर्ट भी भेजेंगे। तो उनके कमेंट्स के बाद QA अप्रूवल पे जाएगा ये। अब जब हम कहेंगे QA अप्रूवल, तो QA अप्रूवल का मतलब है हेड QA उसे असेस करेगा कि क्या मैं ये चेंज इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या नहीं। अगर कस्टमर ने या रेगुलेटरी बॉडी ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो हेड QA को उसे रिजेक्ट ही करना है। लेकिन अगर उसने कहा कि नहीं हम इसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो हेड QA अब उसके बाद एक फ्रीडम रखता है आइदर टू रिजेक्ट और अप्रूव कंसिडरिंग हिज ओन एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस। साथ ही साथ वो सजेस्ट भी कर सकता है कि मुझे इसके साथ साथ ये एक्शंस और करने हैं। इसके बाद जब मैं इतना कर दूंगा, हेड QA का अप्रूवल आ जाएगा, तो इंटीमेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट जाएगा फॉर अप्रूवल। इंटीमेशन दिया मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को, इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट को, कि आपका चेंज कंट्रोल अप्रूव हो चुका है, अब आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। आफ्टर प्रोसीडिंग आफ्टर इंटीमेशन कंसर्न डिपार्टमेंट अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने लगेगा। अब कैसे कैसे होगा, पहले हमें एक्शन प्लान को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बैच साइज इंक्रीज हुआ, तो सबसे पहले BMR, फिर BPR, हो सकता है स्पेक्स, स्पेसिफिकेशंस, इक्विपमेंट इक्विलिब्रेशन, इक्विवेलेंस रिपोर्ट, वैलिडेशंस। हो सकता है इसका इम्पैक्ट आपके क्लीनिंग वैलिडेशन पे भी पड़े। ये सब कंसिडर करके हमें उसे प्रोसीड करना पड़ेगा। अब एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे, वैलिडेशन एक्टिविटी करी जाएगी, क्लीनिंग मैट्रिक्स अपडेट किया जाएगा, प्लस अगर मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि इससे मेरा वर्स्ट केस चेंज हो रहा है तो मुझे क्लीनिंग वैलिडेशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके साथ ही मेरा रिलीज क्राइटेरिया में आ जाएगा कि जब तक मेरा वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होगा बैचेज रिलीज नहीं होंगे। और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कई जगह पे फर्स्ट बैच चेकलिस्ट होती है या फर्स्ट वैलिडेशन चेकलिस्ट होती है। इन सब चीज़ों को भी हमें असेसमेंट करना पड़ेगा। अब जब एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद मुझे इनको वेरीफाई करना है कि BMR अपडेट हुआ या नहीं, और साथ ही उसकी डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, BPR हुआ या नहीं प्लस डेट, वैलिडेशन किया तो उसकी डेट, कब इम्प्लीमेंट हुआ प्लस बैचेज, बैच नंबर्स किस किस पे हुआ, रिलीज हुए उनके COA लगेंगे, प्लस डेट लगेगा कि किस डेट को वो रिलीज हुए। इक्विपमेंट इक्विवेलेंसी मैंने प्रूव करी, डेट। क्लीनिंग वैलिडेशन मैंने किया, उसका डेट, उसका बैचेज और डॉक्यूमेंट नंबर, ये सब मुझे प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर सभी में मुझे देना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर भी, इधर भी। कुछ और भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट एंड रिस्क आइडेंटिफाइड हमें ये सब कंप्लीट करना पड़ेगा। वंस दीज ऑल हैव बीन वेरीफाइड, चेंज कंट्रोल में क्लोजर के लिए प्रोसीड होगा। और जब भी हम कहते हैं क्लोजर के लिए, तो क्लोजर का मतलब होता है सबसे पहले मुझे इसका वेरिफिकेशन को इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये इसके बारे में एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी।
तो उसमें मैं बताऊंगा ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपडेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, वैलिडेशन हैज़ बीन completed, so we could proceed for the change and we are proceeding for the closure of the change control. इसके बाद आएगा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन असेसमेंट। इस पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन असेसमेंट में आएगा, सॉरी मेरे से एक गलती हो गई, यहाँ पे क्लोजर से पहले पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन असेसमेंट आएगा। इस असेसमेंट में क्या आएगा कि मैंने ये जो चेंज इम्प्लीमेंट किया है, तो जो मैंने रेशनल्स दिए थे, लाइक मैंने कहा था प्रोसेस टाइमिंग कम हो जाएगी बाय रिड्यूसिंग द क्लीनिंग चेंज ओवर टाइम और क्लीनिंग चेंज ओवर्स, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि हाँ ये चीज़ हुआ। 10 बैचेज की जगह सिर्फ एक ही बैच का मुझे वो हुआ। लॉसेस का, तो लॉसेस के लिए मुझे यील्ड का ट्रेंड देना पड़ेगा कि पहले मेरी जो ट्रेंड यील्ड आ रही थी 95% के करीब आ रही थी, अभी मेरी 99 के करीब आ रही है। एक सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने कहा फुल यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट कैपेसिटी, तो उसके लिए मुझे देना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास इतने बैच साइज का जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ये फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है। आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन असेसमेंट मुझे अब क्लोजर के लिए प्रोसीड करना है। अब उस क्लोजर के टाइम पे मैं ये बताऊंगा कि हाँ दिस चेंज हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एंड वेरीफाइड, एंड जो भी मैंने अपने रेशनल्स दिए थे, जो भी मेरा जस्टिफिकेशन था, वो उन्हें जस्टिफाई कर रहा है, वो उनके रेशनलाइज कर रहा है, इसलिए हम इस चेंज को क्लोज कर सकते हैं। ऑन दैट बेसिस कंसर्न डिपार्टमेंट हेड एंड QA हेड उस चेंज को क्लोज कर सकते हैं। सो आई गेस आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा और थोड़ा सा चेंज कंट्रोल के बारे में इससे आपको और बेटर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इससे अब मुझे लगता है कि आपको अगर कोई डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं या कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके इस बारे में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। जितना आप शेयर करते हैं तो दूसरों को जो नॉलेज मिलेगी, हो सकता है वो उससे कुछ और बताएं कि इसमें ये चीज़ और ऐड होनी चाहिए थी, तो उससे मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ अपने जब आप ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो उनको भी आइडेंटिफाई होगा कि हाँ आप उनके लिए केयर करते हैं, आप उनकी ग्रोथ में केयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। प्लस अगर आपको लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है, आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।